नमस्कार। आज हम जीएसटी की दुनिया में एक खास चीज देखने वाले हैं, कंपोजिशन स्कीम। हमारे पास कुछ चार्ट्स हैं जो इसके कायदे कानून दिखाते हैं, और आज की इस चर्चा का मकसद है मतलब इन चार्ट्स की मदद से ये समझना कि ये स्कीम असल में है क्या, कौन इसका फायदा उठा सकता है और इसमें क्या नफा नुकसान है। कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। कंपोजिशन स्कीम आसान शब्दों में कहें तो छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी भरने और उसका हिसाब किताब रखने का एक सिंपल तरीका है। ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें जो नॉर्मल जीएसटी प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हमारे पास जो चार्ट्स हैं वो इन नियमों को विजुअली समझने में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपोजिशन स्कीम है क्या, और मतलब किन लोगों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। एक चार्ट में छोटे यानी कंपोजिशन वाले और बड़े मतलब नॉर्मल डीलर की तुलना भी है, तो लगता तो यही है कि छोटे व्यवसायों के लिए है ये। हाँ, इसका बेसिक आइडिया यही है, छोटे व्यवसायों को कम टैक्स रेट और आसान नियमों का फायदा देना। जो मेन कंपोजिशन स्कीम है सेक्शन 10(1) वाली, वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो या तो सामान बनाते हैं मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं, या सामान खरीदते बेचते हैं यानी ट्रेडर्स, या फिर रेस्टोरेंट चलाते हैं। हालांकि इसमें वो रेस्टोरेंट शामिल नहीं है जो शराब परोसते हैं। अच्छा। इस स्कीम में आने के लिए सबसे अहम शर्त है आपका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर ये 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 करोड़? हाँ, पर कुछ खास राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश, उनके लिए ये लिमिट 75 लाख रुपए रखी गई है। ये चार्ट में भी साफ दिख रहा है। 1.5 करोड़ या 75 लाख। ये तो छोटे व्यवसायों के हिसाब से तो ठीक ठाक लिमिट है। लेकिन क्या ये सिर्फ सामान बेचने वालों या रेस्टोरेंट के लिए ही है? मान लीजिए कोई ट्रेडर है लेकिन थोड़ी बहुत रिपेयरिंग या इंस्टॉलेशन जैसी सर्विस भी देता है, तब? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक्चुअली कारोबार अक्सर मिक्स्ड होते हैं। तो हाँ, जो लोग मेनली सामान बेचते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन्हें थोड़ी मात्रा में सेवाएं मतलब सर्विसेज देने की इजाजत है। इसे मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहते हैं। मार्जिनल सप्लाई, ओके। रूल ये है कि आप अपने पिछले साल के स्टेट लेवल टर्नओवर का 10% या 5 लाख, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उतनी वैल्यू तक की सर्विसेज दे सकते हैं। ये उन किराना दुकानों या इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम जैसी जगहों के लिए काफी काम का है जो सामान के साथ थोड़ी सर्विस भी देते हैं। अच्छा, ये तो हुई उनकी बात जिनका मेन काम सामान या रेस्टोरेंट। लेकिन अगर कोई है ही सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कोई कंसल्टेंट या डिजाइनर या छोटा कोचिंग सेंटर चलाता हो, क्या उनके लिए भी ऐसी कोई सिंपल स्कीम है? हाँ, उनके लिए भी सोचा गया है। जीएसटी लॉ में एक अलग कह सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव स्कीम का प्रोविजन है सेक्शन 10(2)(a) में। ये उन लोगों के लिए है जिनका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है और जो मेन कॉम्पोजिशन स्कीम यानी 1.5 करोड़ वाली उसके दायरे में नहीं आते, खासकर इसलिए क्योंकि उनका काम मेनली सर्विसेज देना है। ये स्कीम खास तौर पर छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स को राहत देने के लिए है। तो मतलब 2 अलग अलग लिमिट्स हो गई, 3.5 करोड़ रुपए और 1 करोड़ माल रेस्टोरेंट वालों के लिए और 50 लाख मेनली सर्विसेज वालों के लिए। ये तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि कोई कारोबारी भले ही इन टर्नओवर लिमिट्स के अंदर आता हो फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता? क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं? बिल्कुल है, और ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस हैं जिनमें कोई भी कारोबारी, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी कम क्यों ना हो, इन कॉम्पोजिशन स्कीम्स का फायदा नहीं उठा सकता। और ये कंडीशंस दोनों तरह की स्कीम पर लागू होती हैं, 1.5 करोड़ वाली पर भी और 50 लाख वाली पर भी। और वो कौन सी स्थितियां हैं, मतलब कौन लोग इस स्कीम से बाहर हैं? सबसे पहले, अगर कोई ऐसा सामान बेचता है जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, जैसे शराब या कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो वो इस स्कीम में नहीं आ सकता। ओके। दूसरी और शायद सबसे बड़ी रुकावट है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यानी राज्य के बाहर माल बेचना। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आप अपना माल सिर्फ अपने ही राज्य में बेच सकते हैं, दूसरे राज्य में नहीं। ओह, सिर्फ अपने राज्य में? हाँ, आप दूसरे राज्य से माल खरीद जरूर सकते हैं, मतलब इंटरस्टेट इनवर्ट सप्लाई कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत बड़ा प्रतिबंध है। मतलब अगर कोई छोटा व्यापारी भी मान लो अमेजन या फ्लिपकार्ट के जरिए पूरे देश में माल भेजना चाहे, हाँ, तो इस स्कीम में नहीं रह सकता। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स मतलब ईसीओ, उनके जरिए माल या सेवाएं बेचने वालों के लिए एक और शर्त है।
अगर उस ईसीओ को आपकी बिक्री पर सोर्स पर टैक्स काटना पड़ता है, मतलब टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, हाँ, टीसीएस, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते। तो जो व्यापारी ऐसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जहां टीसीएस कटता है, वो इस स्कीम से बाहर हो जाते हैं। समझ गया। यानी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं, और बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जहां टीसीएस कटता है वहां बिक्री नहीं। और क्या शर्तें हैं? इसके अलावा कुछ खास चीजों के मैन्युफैक्चरर्स को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है। इस लिस्ट में आइसक्रीम और एडिबल आइस, पान मसाला, एरेटेड वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स और फ्लाई ऐश से बनी ईंटें या ब्लॉक शामिल हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रोक सिर्फ इन चीजों को बनाने वालों पर है, बेचने वाले ट्रेडर्स पर नहीं। अच्छा, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स पर। हाँ, और ये लिस्ट दोनों ही कॉम्पोजिशन स्कीमों पर लागू होती है। आखिर में 2 और तरह के लोग हैं जो ये स्कीम नहीं ले सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब सीटीपी। सीटीपी वो कौन होते हैं? जो कभी कभी दूसरे राज्य में जाकर कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, किसी एग्जीबिशन में स्टॉल लगाना वगैरह। और दूसरे हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन यानी एनआरटीपी, जो भारत के निवासी नहीं है पर यहाँ टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये प्रतिबंध काफी साफ हैं। इंटरस्टेट माल बेचना नहीं, कुछ नोटिफाइड चीजें बनाना नहीं, टीसीएस वाले ई कॉमर्स पर बेचना नहीं, और सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना। अच्छा, आपने 2 शब्दों का जिक्र किया था पहले, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट। ये स्कीम में आने की एलिजिबिलिटी और फिर टैक्स कितना देना है, ये तय करने के लिए जरूरी लगते हैं। क्या आप इन्हें थोड़ा और समझा सकती हैं? हाँ, ये दोनों बहुत अहम है, बिल्कुल। एग्रीगेट टर्नओवर वो फिगर है जिससे ये तय होता है कि आप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। मतलब वो 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख वाली लिमिट देखने के लिए। इसे पूरे भारत के लेवल पर आपके एक ही पैन नंबर से जुड़े सभी व्यवसायों का मिलाकर देखा जाता है। सारे बिजनेस एक पैन पर? हाँ जी, इसमें आपकी सारी बिक्री शामिल होती है, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो या एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, मतलब टैक्स फ्री हो, या आपने माल एक्सपोर्ट किया हो। यहाँ तक कि अगर आपके एक ही पैन पर अलग अलग राज्यों में बिजनेस है तो उनके बीच की जो इंटरस्टेट सप्लाई होती है वो भी इसमें गिनी जाती है। और इस एग्रीगेट टर्नओवर में क्या शामिल नहीं होता? क्या कुछ बाहर भी रहता है? हाँ, इसमें जीएसटी के टैक्सेस शामिल नहीं होते। हाँ। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, ये सब बाहर है। और अगर आपने कोई ऐसी सप्लाई ली है जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के तहत आपको टैक्स देना पड़ा, हाँ, आरसीएम, हाँ, तो वो आवक सप्लाई का टैक्स भी आपके आउटवर्ड सप्लाई के टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। एक और खास बात, अगर आपको लोन या डिपॉजिट पर इंटरेस्ट या डिस्काउंट के रूप में कोई पैसा मिलता है तो उसे भी टर्नओवर में नहीं गिना जाता है, अनलेस कि इंटरेस्ट कमाना ही आपका मेन बिजनेस हो, जैसे कोई फाइनेंस कंपनी। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के लिए पैन इंडिया एग्रीगेट टर्नओवर, फिर टर्नओवर इन स्टेट का क्या रोल है? टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी वो फिगर है जिस पर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत एक्चुअली टैक्स चुकाना होता है। इसकी कैलकुलेशन सिर्फ उस पर्टिकुलर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए होती है जहां आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। इसमें उस राज्य से की गई आपकी सभी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स वगैरह शामिल होते हैं। इसमें भी टैक्स और आरसीएम वाली इनवर्ट सप्लाई शामिल नहीं होती और वो इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली इनकम भी बाहर रहती है। अच्छा, तो एलिजिबिलिटी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर और टैक्स देने के लिए टर्नओवर इन स्टेट, ये साफ हुआ। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, टैक्स की दरें। सुना है ये बहुत कम होती है। चार्ट में भी एक टेबल दिख रही है। ये रेट्स क्या हैं और किसके लिए कितनी? हाँ, रेट्स वाकई कम है और यही इस स्कीम का बड़ा प्लस पॉइंट है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरर्स। इन्हें अपने टर्नओवर इन स्टेट का सिर्फ 1% टैक्स देना होता है, आधा सीजीएसटी, आधा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। सिर्फ 1%? हाँ। दूसरा, रेस्टोरेंट। इनके लिए रेट थोड़ी ज्यादा है, 5%, मतलब 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अच्छा, टीयूजीएसटी। 5%? ठीक है। ठीक है। तीसरा, ट्रेडर्स। इनके लिए थोड़ा अलग है मामला। इन्हें अपने राज्य में सिर्फ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज के टर्नओवर का 1% देना होता है, आधा सीजीएसटी, आधा एसजीएसटी, टीयूजीएसटी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इनके लिए टैक्स सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे लगता है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर पर नहीं।
मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट के लिए पूरे टर्नओवर पर लगता है। ओह, ये तो बड़ा अंतर है। ट्रेडर्स के लिए सिर्फ टैक्सेबल वाले हिस्से पर 1%। बिल्कुल। और चौथा, वो जो ऑल्टरनेटिव स्कीम वाले सर्विस प्रोवाइडर है, सेक्शन 10(2)(a) वाले, जो 50 लाख वाली स्कीम ने है, उन्हें अपने राज्य में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के टर्नओवर का 6% देना होता है। 3% CGST, 3% SGST या TOGST। वाह, 1% या 5-6%। नॉर्मल जीएसटी रेट्स जो 5, 12, 18, 28% तक होती हैं, उनके मुकाबले तो ये वाकई बहुत कम है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इतनी कम दरों और आसान नियमों के बदले कुछ तो मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होगा। क्या शर्तें या कह लें मुश्किलें हैं इस स्कीम में? बिल्कुल सही कहा आपने। कम टैक्स और सिंप्लिसिटी के बदले कुछ बड़ी शर्तें माननी पड़ती हैं। सबसे पहली और अहम शर्त यह है कि कॉम्पोजिशन डीलर अपने कस्टमर से GST कलेक्ट नहीं कर सकता। उसे टैक्स अपनी जेब से भरना पड़ता है। अपनी जेब से? ओह हाँ। दूसरी बात, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई दे सकता है। और उसे अपनी दुकान या ऑफिस में एक नोटिस लगाना होता है साफ साफ कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है और टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो इंग्लिश में लिखा होता है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। इसका मतलब ग्राहक को ये पता चल जाएगा कि उसे इस खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ITC नहीं मिलेगा। और ITC की बात आई तो यही तीसरी और शायद सबसे बड़ी कीमत है जो चुकानी पड़ती है। कंपोजिशन डीलर अपनी खरीदी गई चीजों और सेवाओं पर दिए गए GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। ये उन व्यवसायों के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है जिनकी परचेस कॉस्ट ज्यादा होती है और उस पर GST भी काफी लगता है। हाँ, ये तो है। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर है जो महंगा सामान खरीद कर बेचता है, तो उसे खरीदी पर दिए गए पूरे टैक्स का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। वो आगे पास ऑन नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत बड़ा पेंच है। ITC ना मिलना और इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ना कर पाना, ये तो किसी भी ग्रो करते हुए छोटे बिजनेस के लिए बड़ी रुकावटें हो सकती हैं। तो फिर लोग इसे चुनते क्यों हैं? क्या सिर्फ कम टैक्स रेट और कम कागजी कार्रवाई ही काफी है? ये बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, ये स्कीम उन व्यवसायों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जिनका कस्टमर बेस मेनली एंड कंज्यूमर है, B2C, जिन्हें ITC से कोई मतलब नहीं होता, जैसे छोटी किराना दुकानें, छोटे रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकान, या फिर उन व्यवसायों के लिए जिनकी खरीद पर वैसे भी ज्यादा GST नहीं लगता या जिनका मार्जिन इतना अच्छा है कि वे ITC छोड़ने का बोझ उठा सकते हैं। साथ ही जहां कारोबार मुख्य रूप से राज्य के अंदर ही सीमित है, उनके लिए भी ये ठीक हो सकती है। और हाँ, सिंप्लिसिटी और कम कंप्लायंस का बोझ भी कई छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है, खासकर उनके लिए जो अकाउंटिंग और टैक्स फाइलिंग में ज्यादा उलझना नहीं चाहते। और क्या शर्तें हैं इसमें? एक और महत्वपूर्ण शर्त है कि अगर किसी व्यक्ति के एक ही पैन पर कई बिजनेस हैं, मान लीजिए एक दुकान भी है और एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी, तो या तो उसके सारे बिजनेस कॉम्पोजिशन स्कीम में होंगे या सारे के सारे नॉर्मल स्कीम में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कॉम्पोजिशन में रहे और दूसरा नॉर्मल में। ऑल और नथिंग वाला मामला है। ओह, ओके। एक पैन, एक स्कीम। बिल्कुल। और आखिर में अगर साल के बीच में आपका एग्रीगेट टर्नओवर तय लिमिट को क्रॉस कर जाता है, वो 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख वाली, तो उसी दिन से आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। फिर आपको नॉर्मल रूल्स के तहत टैक्स देना होगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इस स्कीम को चुनने या छोड़ने का तरीका क्या है? क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो लोग नया GST रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही कॉम्पोजिशन का ऑप्शन चुन सकते हैं। जो पहले से नॉर्मल स्कीम में है, उन्हें अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, फॉर्म GST CMP-02। और अगर कोई स्कीम छोड़ना चाहता है, चाहे अपनी मर्जी से या टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने पर, तो उसे दूसरा फॉर्म भरना होता है, फॉर्म GST CMP-04। और रिटर्न फाइलिंग का क्या वो भी नॉर्मल स्कीम वालों से आसान है? हाँ, यहाँ भी काफी सिंप्लिसिटी है। नॉर्मल डीलर्स को जहां हर महीने या तिमाही में कई रिटर्न भरने पड़ते हैं, जैसे GSTR1, GSTR3B। हाँ, वो तो है। वहीं कॉम्पोजिशन डीलर को सिर्फ हर तिमाही मतलब क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 18 तारीख तक एक सिंपल चालान कम स्टेटमेंट फाइल करना होता है।
फॉर्म GST CMP 08। इसी से टैक्स जमा हो जाता है और साल में सिर्फ एक बार एक एनुअल रिटर्न भरना होता है, फॉर्म GSTR 4। ये अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 जून तक भरना होता है। चार्ट में GSTR 9A का भी जिक्र है, पर अब GSTR 4 ही मेन है। तो हाँ, कागजी कार्रवाई काफी कम है। ये वाकई दिलचस्प है। लेकिन अगर कोई गलती कर दे, मतलब मान लीजिए कोई एलिजिबल नहीं था या टर्नओवर लिमिट पार कर गया पर फिर भी कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स भरता रहा, इसका अंजाम क्या होगा? ये एक सीरियस मामला हो सकता है। लॉ में सेक्शन 10(5) में प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी उसी के तहत टैक्स भरता है, तो उसे न केवल नॉर्मल रेट से पूरा टैक्स इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, बल्कि उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसलिए अपनी एलिजिबिलिटी को सही ढंग से जांचना और टर्नओवर पर नजर रखना बहुत जरूरी है। एक और शब्द जो बार बार आया, एग्जेम्प्ट सप्लाई। टर्नओवर की कैलकुलेशन में ये क्यों महत्वपूर्ण है? एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब है ऐसा कोई भी गुड्स या सर्विस जिसकी सप्लाई पर या तो टैक्स की रेट 0 है, मतलब निल रेटेड है, या उसे GST से पूरी तरह छूट मिली हुई है नोटिफिकेशन के जरिए। इसमें वो सप्लाई भी शामिल है जिस पर GST लगता ही नहीं, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसे पेट्रोल, शराब वगैरह। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब हम एग्रीगेट टर्नओवर या टर्नओवर इन स्टेट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ ये एग्जेम्प्ट सप्लाई भी जोड़ी जाती है। तो भले ही आपकी किसी बिक्री पर टैक्स ना लग रहा हो, वो आपकी टर्नओवर लिमिट की गणना में शामिल होगी। अच्छा, तो एग्जेम्प्ट वाली बिक्री भी लिमिट क्रॉस करवा सकती है? हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो क्या समझ आता है? कॉम्पोजिशन स्कीम छोटे कारोबारियों के लिए एक सरल रास्ता जरूर है, जिसमें टैक्स की दरें कम हैं और कागजी काम भी कम है। लेकिन ये रास्ता कह सकते हैं सबके लिए नहीं है। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट छोड़ना पड़ता है, आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, राज्य के बाहर माल नहीं बेच सकते और कुछ खास चीजें बनाए या बेच नहीं सकते। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, सिंप्लिसिटी और कम टैक्स के बदले कुछ बड़े बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये स्कीम फायदेमंद हो सकती है, लेकिन सिर्फ खास तरह के व्यवसायों और सिचुएशंस में। इसे चुनने से पहले अपने बिजनेस का नेचर, कस्टमर्स का टाइप, B2B या B2C, आपकी परचेज पर कितना ITC बनता है, इंटरस्टेट बेचने की जरूरत है या नहीं, और टर्नओवर की सही कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी की शर्तें, खासकर टर्नओवर लिमिट, इंटरस्टेट सप्लाई पर रोक और वो जो नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट है, उसको ध्यान से देखना चाहिए। और इसी सोच के साथ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सब प्रतिबंधों को देखते हुए, खासतौर पर इंटरस्टेट सेल पर रोक और ITC न मिलने की शर्त, वो कौन से स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल या कौन सी ग्रोथ स्टेज हो सकती है जहां कॉम्पोजिशन स्कीम लेना नॉर्मल स्कीम में रहने से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो? इस पर सोचिएगा जरूर।